नमस्कार, एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक के बाद मंत्री ए.के. शर्मा और जयवीर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी को करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात। सीएम योगी करेंगे 418 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। 10 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाएंगे हरी झंडी। विधान परिषद उपचुनाव में सपा को झटका। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज। कम उम्र के चलते नामांकन खारिज। उपचुनाव में बीजेपी की दोनों सीटें तय। यूपी के कानून विभाग में बम्पर बर्खास्तगी। 900 सरकारी वकील किए गए बर्खास्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लखनऊ तक मचा हाहाकार। यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा। सड़क दुर्घटना में 3 कांवड़ियों की मौत। गंभीर रूप से घायल 2 कांवड़ियों का इलाज जारी। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के लखनऊ में यूपी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। इस दौरान विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक के बाद योगी सरकार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम योगी की मौजूदगी में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह मौजूद रहे। काफी तेज गति से अनवरत रूप से जारी है। उसको मुख्य रोड से कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके। आज की कैबिनेट में वो नहीं था। आज की कैबिनेट का विषय आज की चर्चा में वो विषय बाद में। आज हमारे नगर विकास विभाग के 11 प्रस्ताव नगर पंचायतों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अगस्त को 122 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 25 गाड़ियों, 10 इलेक्ट्रिक बसों और 2 ई टूरिस्ट बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी नगर निगम के करीब 61 करोड़ की लागत के 148 कार्यों का शिलान्यास और 47 करोड़ रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसमें सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी और पार्कों के सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री 14.44 करोड़ की 4 परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। कार्यक्रम में कूड़ा इकट्ठा करने वाले वाहनों के चालकों को रोजगार प्रमाण पत्र भी सौंपा जाएगा। मित्र रवि किशन जी आदरणीय मार्फत मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश के महोबा जिला मुख्यालय में प्रदेश सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर मीडिया से मुखातिब हुए। साथ ही सरकार के 100 दिनों के विकास को गिनाया गया। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के निर्देशन में सभी विभागों को 10 सेक्टर में बांटा गया है और 18 मंत्रिमंडल के समूह को बनाया गया है, क्योंकि प्रदेश के शहरों गांवों में जाकर यूपी सरकार की ओर से संचालित विशेष कार्यक्रम के तहत यूपी सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम द्वारा आमजन की समस्याओं की फीडबैक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, गरीबों को राशन वितरण, किसानों के हितों और अन्य सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य कर रही है। इस मौके पर विधायक राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पहली प्रेस वार्ता है, उसमें अपनी बात।
यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा निरस्त हो गया है। सोमवार को कीर्ति कोल ने नामांकन दाखिल किया था। कम उम्र के चलते नामांकन पर पत्र खारिज कर दिया गया है। उन्होंने नामांकन पत्र में 28 वर्ष उम्र बताई थी। विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीजेपी के बाद सपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया था। बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को प्रत्याशी बनाया है, तो सपा ने आदिवासी समुदाय से आने वाली कीर्ति कोल को उतारा था। अब कीर्ति कोल का पर्चा खारिज होने से बीजेपी की दोनों सीटें तय हो गई है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार निर्विरोध हो गए हैं। मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीट में से सपा के टिकट पर चुनावी किस्मत आजमा चुकी कीर्ति कोल आदिवासी समाज से आती हैं। कहा जा रहा था कि सपा ने उन्हें एमएलसी उपचुनाव के कैंडिडेट बनाकर बड़ा सियासी चाल चली गई थी, लेकिन नामांकन में चूक के चलते दांव फिर उल्टा पड़ गया है। यूपी के कानून विभाग में बम्पर बर्खास्तगी हुई है। यहां 900 सरकारी वकील बर्खास्त किए गए हैं। वहीं इस बर्खास्तगी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस बर्खास्तगी के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से लखनऊ तक हाहाकार मचा हुआ है। इस दौरान अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक बर्खास्त हुए हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में 900 से ज्यादा सरकारी वकील हटाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि ईडी दफ्तर में छानबीन कर रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में हाल ही में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि पहली बार सोनिया 21 जुलाई को ईडी दफ्तर पहुंची थी। यहां उनसे 3 घंटे पूछताछ हुई। इसके बाद 5 दिन का ब्रेक मिला। इसके बाद ईडी ने उन्हें 26 जुलाई को बुलाया और 6 घंटे तक सवाल किए। फिर बीते हफ्ते बुधवार को ईडी ने सोनिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। यहां एजेंसी ने उनसे 3 घंटे पूछताछ की। कुल 12 घंटे हुई पूछताछ के दौरान उनसे 100 से ज्यादा सवाल किए गए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से हमारी सहयोगी संवाददाता ज्योति सिंह। ज्योति, एक बार फिर नेशनल हेराल्ड का मामला अब गति पकड़ने लगा है और आज ईडी नेशनल हेराल्ड ऑफिस की छानबीन कर रही है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? राहुल गांधी की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई में अब पहुंची आई है और इस वक्त जहां मौजूद है वो नेशनल हेराल्ड का दिल्ली में ऑफिस है। ये और पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि नेशनल हेराल्ड का ये ऑफिस है। देखिए जहां पर ईडी की जो 4 अधिकारियों की टीम है वो इस वक्त ईडी की टीम जो है नेशनल हेराल्ड हाउस के अंदर तो आज एक बार फिर ईडी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सक्रिय हुई है और अब नेशनल हेराल्ड ऑफिस में
आज छानबीन की जा रही है ईडी की ओर से। इससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 3 दौर में पूछताछ की जा चुकी थी और सोनिया गांधी से कुल 12 घंटे पूछताछ की गई, जिसमें 100 से ज़्यादा सवाल उनसे पूछे गए थे। अब उस पूछताछ के बाद अब फाइनली जो ईडी है वो नेशनल हेराल्ड ऑफिस पहुंची और वहां पर छानबीन कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले का कांग्रेस लगातार विरोध करती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई का हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमारे साथ फिर एक बार जुड़ चुकी हैं हमारी सहयोगी ज्योति। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस समय ईडी वहां पर पूछताछ कर रही है, छानबीन कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर। ज्योति, आज एक बार फिर ईडी सक्रिय हुई है और अब नेशनल हेराल्ड के ऑफिस पहुंची है और वहां छानबीन कर रही है। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? मामले को लेकर ईडी की टीम जो है वो दिल्ली पहुंच रही है और दिल्ली के नेशनल हेराल्ड जो ऑफिस है उसमें छानबीन कर रही है। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा 11 और जगहों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है, जिनमें कोलकाता और लखनऊ के ऑफिस भी शामिल है। और देखिए पीछे भी एक बार हेराल्ड ऑफिस है, ये नेशनल हेराल्ड ऑफिस है जहाँ पर ईडी की 4 अधिकारियों की टीम अंदर पहुंची हुई है। छानबीन देखिए वो अभी तक चल रही है। और इसके अलावा दिल्ली के अलावा बात करें तो लखनऊ, कोलकाता के अलावा 9 और जगहों पर है जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इससे पहले लंबे समय तक के लिए सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से पूछताछ की गई और उन सवालों की कम से कम जो पूरा क्वेश्चनेयर बनाया गया था उनके जवाब ईडी को मिले तो जवाब के अकॉर्डिंग ही छानबीन के इस फेज तक पहुंची। और देखिए जो जवाब दिए गए थे यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड, उसके साथ ही एजेंट से रिलेटेड जितने भी सवाल जवाब थे उनको लेकर ईडी के पास जो जवाब आए और उन जवाब के अकॉर्डिंग ही अब ईडी नेशनल हेराल्ड के दफ्तर तक पहुंची है। और दिल्ली के अलावा कई और जगहों पर जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है और लगातार छापेमारी चल रही है। देखिए खत्म बात करें 2 बज चुके हैं लेकिन ईडी की छापेमारी अभी तक चल रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर ऐसा ईडी क्या तलाश रही है, ऐसे कौन से दस्तावेज है, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी तलाश ईडी अभी तक कर रही है। और अगर ईडी को वो दस्तावेज मिल जाते हैं तो आगे ईडी की कार्रवाई किस तरीके से होगी। सौरभ जी बिल्कुल ज्योति, और एक बार फिर ईडी सक्रिय हुई और आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची और वहां पे इस समय छानबीन जारी है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोरखपुर के चंद्रकांति रामावती कन्या महाविद्यालय में चित्र प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला और राज्य मंत्री पुष्पदंत जैन ने शिरकत की। इस दौरान लोक परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित पुरवई कला की स्थापना करने वाले राजीव केतन को दूसरी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्य अतिथि ने चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। साथ ही इस महाविद्यालय संगीत नाट्य। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने के अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने महाअभियान को सफल बनाने के लिए जनता से मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनाव में होने वाले फर्जी मतदान को रोकने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। मतदाता पहचान पत्र के आधार से लिंक होने के बाद कोई भी फर्जी मतदान नहीं कर सकेगा। प्रकाश का यह तेज सूर्य सभी विघ्नों में नाश करने वाला होता है और वैदिक भारत के ज्ञान इस अभियान के अंतर्गत बस्ती जनपद के समस्त मतदाताओं से निवेदन है कि आप लोग स्वेच्छा से अधिक अपने मतदाता कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ें, ताकि आपकी जो भी मतदाता कार्ड से संबंधित आगे यदि कोई समस्या भी आएगी तो वो भी त्वरित रूप से निस्तारित होगी और मतदाता सूची की शुचिता है उसे बनाने में भी आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा।
यूपी के वाराणसी में कांवड़ियों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से एक घायल को सीरियस होने पर BHU ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक 2 बाइकों पर सवार 5 कांवड़िए हाईवे के आरक्षित लेन पर चल रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक टकरा गई। बस्ती के गौर थाना क्षेत्र में बढ़नी गांव निवासी दिव्यांग दुकानदार रामचंद्र की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक रामचंद्र शराब की दुकान के पास चने की दुकान लगाता था। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं SP आशीष श्रीवास्तव और ASP दीपेंद्र नाथ चौधरी ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच के निर्देश दिए हैं। गौर के ग्राम बढ़नी में प्रातःकाल सूचना मिली कि यहाँ के रहने वाले रामचंद्र पुत्र दधीराम जो 45 वर्षीय थे और एक दुकान चलाते थे, इनकी किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर फौरन सभी उच्च अधिकारी और थाने की पुलिस पहुंची। यहाँ प्रामा प्रसाई देख के लग रहा है कि उनके गर्दन और कान के पास में किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में उनके पुत्र से तहरीर ली गई है। उन्होंने एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है, जिसमें 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां उरई में एक महिला ने अपने पति की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। घटना के बाद महिला अपने 7 साल के बेटे को लेकर कोतवाली में सरेंडर करने पहुंची। वहीं पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब के नशे में अपनी पत्नी संध्या से मारपीट करता था, जिसके चलते महिला ने पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। घटना कल की घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की, जिसमें कि एक महिला ने अपने पति को कुल्हाड़ी से वार किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। महिला गिरफ्तार है। जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो चुका है। बाकी की जो विधिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। जालौन में एक युवक ने अपने 7 साल के बेटे के सामने ही पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से लपटे महिला शोर मचाते हुए छत की तरफ भागी, जिसके बाद परिजनों ने कड़ी मशक्कत से आग बुझाई और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात के बाद युवक भी बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसे भी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूरा मामला कोटरा थाना क्षेत्र के गांधीनगर का है, जहां सिया खरका निवासी पुष्पा अपने पत्नी मूलचंद से झगड़ा कर 3 बच्चों के साथ 2 मायके आ गई थी। इसके बाद मूलचंद पुष्पा को मनाने ससुराल पहुंच गया। इस दौरान जब सभी लोग काम के सिलसिले में बाहर गए थे, तभी नशे में धुत मूलचंद ने पुष्पा पर पेट्रोल उड़ेल दिया और लाइटर से आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के जालौन में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दिन दहाड़े बदमाश बेखौफ होकर चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में उरई कोतवाली क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी में भी ई-रिक्शा में सवार महिला के गले से बाइक सवार 2 बदमाश मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। लूट की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं महिला ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के देवरिया में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां मार्केटिंग इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने 1 करोड़ रुपए से अधिक का राशन को डकार लिया है और फरार हो गया है। यह खुलासा जिलाधिकारी की जांच कमेटी में किया गया है। बता दें कि गरीबों को राशन देने के लिए शासन ने डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की है, जिसमें जिले के विपणन शाखा गोदाम बंद हो चुके हैं। लेकिन उसमें जो पुराने खाद्यान्न रखे गए हैं, उन बंद गोदामों की जांच के लिए जिलाधिकारी के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जब बिहार राज्य की सीमा पर स्थित भाट पारानी हाट
शाखा गोदाम पर पहुंची तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जहां स्टॉक रजिस्टर के अनुसार गोदाम में 10,111 बोरी गेहूं और 6,065 बोरी चावल होने चाहिए, लेकिन जांच कमेटी को मौके पर 2,737 बोरी गेहूं और 3,218 बोरी चावल ही मिला। कुल मिलाकर 10,221 बोरी खाद्यान्न कम मिला। वहीं इसकी लागत लगभग 1 करोड़ से अधिक की है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाट पारारानी के मार्केटिंग इंस्पेक्टर राहुल सिंह ने 2,843 बोरी चावल और 7,374 बोरी गेहूं राशन बेच दिया है। इस मामले को लेकर जिला अधिकारी ने बताया कि इस पूरे प्रकरण पर जांच के बाद मार्केटिंग इंस्पेक्टर राहुल सिंह के खिलाफ भाट पारारानी थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई है और राहुल सिंह फरार बताए जा रहे हैं। वहीं इस जांच से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के पीलीभीत में तालाब पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। लगातार लोगों की शिकायतों के बाद जिला अधिकारी के आदेश पर पूरनपुर में बुलडोजर चलाया गया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान तालाब पर से अतिक्रमण को ध्वस्त कराया गया। एवन उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।